एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स, देयर इज़ अ वाइड डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इन आवर बायोस्फीयर। अब ये कह रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलती है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हमारे बायोस्फीयर में। नाउ अ क्वेश्चन दैट अराइज इन आवर माइंड इज़, अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है, क्या आर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सेम केमिकल्स? क्या जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब सेम केमिकल्स के बने हुए हैं? दैट इज़ एलिमेंट इन कंपाउंड। तो ये हमारा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को माइंड में रखते हुए आगे का चैप्टर पढ़ेंगे। यू हैव लर्नड इन द केमिस्ट्री हाउ एलिमेंटल एनालिसिस इज परफॉर्म्ड। आपने केमिस्ट्री में देखा है कि एलिमेंट का एनालिसिस कैसे किया जाता है। इफ़ वी परफॉर्म सच एन एनालिसिस ऑन अ प्लांट टिश्यू, अगर हम ऐसा एनालिसिस करें प्लांट टिश्यू पे, एनिमल टिश्यू पे या फिर माइक्रोबियल पेस्ट पे, तो हमें क्या क्या कौन कौन से एलिमेंट्स मिलेंगे उनके अंदर। मतलब अगर इन सबको हमने इस टिश्यू का एनालिसिस करा तो हम ये फाइंड आउट करेंगे कि ये टिश्यू के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स थे, क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कुछ ऐसे, ये सब ऐसे पाए जाते हैं, और सेवरल अदर्स और भी चीज़ें। एंड द रिस्पेक्टिव कंटेंट पर यूनिट मास ऑफ लिविंग टिश्यू। और रिस्पेक्टिव कंटेंट मतलब कि किसकी क्या अमाउंट होगा, ये डिपेंड करता है उस टिश्यू के मास पे। इफ़ द सेम एनालिसिस इज परफॉर्म ऑन अ पीस ऑफ अर्थ क्रस्ट, और यही एनालिसिस हम अगर अर्थ के क्रस्ट पे करें एज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन लिविंग मैटर, कि वो क्या है, नॉन लिविंग मैटर है, ताकि हमें क्या पता चलेगा कि उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट है। तो ये कह रहे हैं हमें सिमिलर लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स मिलते हैं, मतलब नॉन लिविंग और लिविंग में दोनों सेम चीज़ें मिल रही हैं कि कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। वॉट आर द डिफरेंस बिटवीन द टू लिस्ट? अब डिफरेंस क्या मिलेगा? इन एब्सोल्यूट टर्म्स नो सच डिफरेंस। अगर हम देखें ऊपरी तौर से तो उसमें कोई भी ऐसा हमें मेजर डिफरेंस देखने नहीं मिलता। हाइड्रोजन है, कार्बन है, ये लिविंग में भी मिलेगा और आपको नॉन लिविंग में भी मिलेगा। All the element present in a sample of earth crust are also present in a sample of living tissue। ये कह रहे हैं जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट हैं अर्थ क्रस्ट में, अर्थ क्रस्ट के सैंपल पे, वही सारे जितने भी एलिमेंट हैं वो सब कहाँ प्रेजेंट हैं, लिविंग टिश्यू में भी प्रेजेंट हैं। However, a closer examination reveals that the relative abundance of carbon and hydrogen with respect to other element is higher in any living organism than in earth crust। अब ये कह रहे हैं जब ये तो हमने एक जनरल एग्जामिनेशन करा, जब हमने और क्लोजर और अच्छे से एग्जामिनेशन करा तो हमें ये पता चला कि जो कार्बन और हाइड्रोजन है उसका अमाउंट, उसकी वैल्यू थोड़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू और दूसरे एलिमेंट से। और किस में ज़्यादा मिलेगी, वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। तो मतलब कार्बन और हाइड्रोजन का अमाउंट कहाँ ज़्यादा मिलेगा आपको, लिविंग ऑर्गेनिज्म में एज़ कम्पेयर टू अर्थ क्रस्ट। और इन सब की वैल्यूज़ दी गई हैं टेबल 9.1 में। अब नाउ हाउ टू एनालाइज द केमिकल कंपोजिशन। अब हम कैसे एनालाइज करते हैं केमिकल कंपोजिशन, मतलब कोई एक टिश्यू हमने उठाया, सपोज हमने लिवर का एक पार्ट उठाया या अपने चीक का कोई एक वो ले ली, तो हम देख मेम्ब्रेन वगैरह, तो हम चेक कैसे करेंगे, उसको एनालिसिस कैसे करेंगे कि उसके अंदर क्या क्या है, किस चीज़ से वो बनी हुई है। तो हम वो पढ़ने जा रहे हैं। We can continue asking in the same way what type of organic compound are found in living organism। अब हम फिर से एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि किस टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलते हैं आखिर लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। हाउ डज वन गो अबाउट फाइंडिंग द आंसर? टू गेट एन आंसर वन हैज़ टू परफॉर्म अ केमिकल एनालिसिस। अगर हमें इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए कि हमारे अंदर कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, क्या क्या कंपोजिशन है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं हमारे बॉडी में, वो हम अगर हमें फाइंड आउट करना है उसका आंसर, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, केमिकल एनालिसिस परफॉर्म करना पड़ेगा। वी कैन टेक एनी लिविंग टिश्यू, हम कोई भी एक लिविंग टिश्यू ले सकते हैं, जैसे ए वेजिटेबल और अ पीस ऑफ लिवर, एंड ग्राइंड इट इन अ ट्राईक्लोरोएसिटिक एसिड। तो अब ये यहाँ से थोड़ा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जब पूछा जाता है कि एनालिसिस परफॉर्म करते हैं तो कौन सा क्या लेंगे, तो ये याद रखना है। To get an answer, one has to perform a chemical analysis। We can take any living tissue, living tissue के अंदर या तो वेजिटेबल हो गया या पीस ऑफ लिवर हो गया, फिर उसको ग्राइंड कर लेंगे कहाँ, किस में, ट्राईक्लोरोएसिटिक एसिड में। ट्राईक्लोरोएसिटिक एसिड क्या होता है, Cl3CCOOH, कार्बन, इधर कार्बोक्सिलिक एसिड और इधर इसके पास 3 क्लोरीन, तो ये बन गया ट्राईक्लोरोएसिटिक एसिड।
यूजिंग अ मोटार एंड पेस्टल, मोटार पेस्टल लेंगे, ये मोटार है, मोटार पेस्टल हो गया ये, जैसे अदरक कूटने वाला होता है। इसके अंदर हमने पीस ऑफ लिवर डाल दिया, इसके अंदर हमने एसिड डाल दिया और फिर इसको क्या कर देंगे, हम ग्राइंड कर देंगे। उसके बाद क्या मिल जाएगी, वी ऑब्टेन अ थिक स्लरी, मतलब थिक स्लरी एक थिक सा पेस्ट मिल जाएगा। इफ़ वी वर टू स्ट्रेन दिस थ्रू अ चीज़ क्लॉथ और कॉटन वी वुड ऑब्टेन 2 फ्रैक्शन। अभी कह रहे हैं जो थिक सा पल्प सा मिला है हमें, जैसे अदरक को कूटते हैं तो अदरक का एक मोटा सा पेस्ट जैसा बन जाता है। तो कह रहे हैं अगर आप यही जो लिवर का पीस था और ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड था उसको जो आपने ग्राइंड किया, अब उसको उठाओगे उस स्लरी को और एक कॉटन के कपड़े में या एक चीज़ क्लॉथ में उसे रख के दबा स्क्वीज़ करोगे तो हमें 2 पार्ट मिलेंगे। नीचे क्या आ जाएगा, उसका फिल्ट्रेट आ जाएगा जो छन के आएगा, और जो ऊपर रह जाएगा उस कपड़े में उसे बोलते हैं रिटेंटेड। तो यही लिखा है, वन इज़ कॉल्ड फिल्ट्रेट, फिल्ट्रेट मतलब जो छन के आया है, द वन इज़ कॉल्ड फिल्ट्रेट, और मोर टेक्निकली द एसिड सॉल्युबल पूल, जो छन के आया वो हो गया फिल्ट्रेट, और मोर टेक्निकली उसे क्या कहा जाएगा, एसिड सॉल्युबल पूल, और जो बच जाएगा उसे कहते हैं रिटेंटेड या फिर एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन। साइंटिस्ट हैव थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द एसिड सॉल्युबल पूल। अब साइंटिस्ट को क्या मिला, थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड मिले एसिड सॉल्युबल पूल में या फिल्ट्रेट वाले फ्रैक्शन में। अब आगे पढ़ते हैं क्या क्या था वो। In higher classes, you will learn about how to analyze. In higher classes, you will learn about how to analyze a living tissue sample and identify a particular organic compound. It will suffice to say here that one extract the compound, then the subjects the extract to various separation technique till one has separated a compound from all other compounds. ये कह रहा है हायर क्लासेस में आप सब देखोगे, एनालाइज करोगे लिविंग टिश्यू, इन सारी चीज़ों को कैसे करते हैं और हमें कैसे कंपाउंड में से एक दूसरे एलिमेंट को दूसरे कंपाउंड को अलग करना होता है। इन अदर वर्ड्स, वन आइसोलेट एंड प्योरीफाइज अ कंपाउंड and analytical technique when applied to the compound give us an idea of the molecular formula and the probable structure of the compound. ये कह रहा है दूसरे वर्ड्स में कि आप आइसोलेट कर सकते हो और प्यूरीफाई भी कर सकते हो कंपाउंड को एक टिश्यू में से निकाल के। अब ये सब हमें पढ़ना नहीं है कि कैसे क्या करते हैं, बस ये करना है कि ये ऐसे किया जाता है, बस प्रोसेस। तो अब क्या करते हैं हम, जब एनालिटिकल टेक्निक्स का यूज़ करते हैं, एनालिटिकल टेक्निक मतलब ऐसी टेक्निक जो यूज़ की जानी किसी चीज़ को एनालाइज करने के लिए, समझने के लिए, पता लगाने के लिए। व्हेन अप्लाइड टू द कंपाउंड, जब कंपाउंड में अप्लाइड करते हैं तो हमें आइडिया देती है किसका, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे देती है कि मतलब उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इन द सेंस कि क्या क्या है उसके अंदर, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सारी चीज़ें, और उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा कंपाउंड का। तो किसकी हेल्प से पता चलता है, ये हमें एनालिटिकल टेक्निक्स की वजह से। ऑल द कार्बन कंपाउंड डेट वी गेट फ्रॉम लिविंग टिश्यू कैन बी कॉल्ड बायोमोलिक्यूल। जितने भी हमें क्या मिलते हैं, कार्बन कंपाउंड्स मिलते हैं लिविंग टिश्यू से, उन्हें क्या कहते हैं हम, बायोमोलिक्यूल्स। However, living organisms have also got inorganic element and compound in them. ये कह रहे हैं कार्बन इन सब के अलावा कुछ लिविंग ऑर्गेनिम्स के पास इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स भी मिलते हैं, ऐसे कंपाउंड भी मिलते हैं। हाउ डू वी नो दिस, अब हमें ये कैसे पता चला। अ स्लाइटली डिफरेंट बट अ डिस्ट्रक्टिव एक्सपेरिमेंट हैज़ टू बी डन। अब ये पता लगाने के लिए कि कौन कौन से इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, एक एक्सपेरिमेंट किया गया। तो ये कह रहे हैं एक एक्सपेरिमेंट स्लाइटली डिफरेंट डिस्ट्रक्टिव एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया। वन वे अ स्मॉल अमाउंट ऑफ लिविंग टिश्यू, हमने एक लिविंग टिश्यू का वेट किया, उसे वजन तोला, जैसे कि मान लिया तो पत्ती को तोल रहे हैं या लिवर को, ठीक। तो इसको क्या कहेंगे, वेट वेट कहेंगे। मतलब जब वो पूरा ऐसे हमने तोड़ा और उसको क्या कर लिया, उसका वजन कर लिया, तो इस वेट को कहा जाता है वेट वेट। क्यों क्यों कह रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर, उसकी बॉडी के अंदर, उसके टिश्यू के अंदर पानी भी होगा, इसलिए उसे कहा गया वेट वेट। अब उसे हम सुखा देंगे, सारा वाटर कंटेंट क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा। जब उसको ड्राई करेंगे, ड्राई कर देंगे, वाटर कंटेंट उड़ गया, और जब अब उसे हम वेट करेंगे तो वो आएगा उसका ड्राई वेट। द रिमेनिंग मटीरियल गिव्स द ड्राई वेट, क्या देगा, बचा हुआ पार्ट हमें ड्राई वेट। नाउ इफ़ द टिश्यू इज़ फुल्ली बर्न, अब उस टिश्यू को पूरा जला दें तो जितने भी कार्बन कंपाउंड हो जाएंगे वो ऑक्सीडाइज हो जाएंगे और किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, CO2 में और वाटर वेपर में, और ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, रिमूव्ड। अब जो सिर्फ बचेगा, क्या बचेगा, सिर्फ हमारे पास बचेंगे इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स या इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स।
तो हमने क्या करा, कैसे पता लगाया, पहले हमने एनालिसिस करा, ये सब देखा, जितने कार्बन कंपाउंड्स वगैरह थे सबको बायोमोलिक्यूल्स कह लिया। अब ये कह रहे हैं कि सिर्फ ऑर्गेनिक के अलावा इनऑर्गेनिक भी चीज़ें होती हैं टिश्यू के अंदर, वो कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए हमने डिस्ट्रक्टिव क्यों बोला गया, क्योंकि उसे कभी सुखा रहे हैं कभी जला रहे हैं, डिस्ट्रक्टिव एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया। पहले हमने जो एक लिविंग टिश्यू लिया था उसको हमने इसका ऐसे वेट कर लिया, तो उसने वो हमें दे दिया, उसको कहा गया वेट वेट। जब उसको हमने ड्राई कर दिया तो वाटर कंटेंट रिमूव हो गया, तो वो जब उसको वेट करेंगे तो वो देगा ड्राई वेट। अब उसे पूरा जला देंगे तो जितने भी कार्बन कंपाउंड्स थे वो ऑक्सीडाइज होके क्या कर जाएंगे, CO2 बना लेंगे, CO2 बना लेंगे, और वाटर वेपर सब जो होगा सब उड़ जाएगा। अब जो सिर्फ बचेगी वो ऐश बचेगी, ऐश मतलब राख टाइप। तो उसके अंदर क्या मिलेंगे, सारे के सारे हमें इनऑर्गेनिक एलिमेंट मिल जाएंगे टिश्यू के अंदर, जितने भी इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स होंगे। एंड इट इज़ कॉल्ड ऐश। दिस ऐश कंटेन्स इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स। क्या क्या एलिमेंट्स मिलेंगे इसके अंदर, कैल्शियम, मैग्नीशियम एक्सेट्रा। नाउ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक सल्फर, फॉस्फेट एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें हमें इसके अंदर मिलने वाले हैं। कहाँ मिलेंगे, ये आर ऑल्सो सीन इन द एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन। Therefore, elemental analysis gives the elemental composition of living tissue। मतलब जो हम एलिमेंट एनालिसिस करेंगे, अब ये जो एलिमेंट आ गए तो हमें क्या मिल जाएगा, पूरा कंपोजिशन मिल जाएगा लिविंग टिश्यू का कि क्या क्या थे, इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, कार्बन एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें भी हमें पता चल जाएंगी। वाइल एनालिसिस फॉर कंपाउंड गिव्स एन आइडिया ऑफ काइंड ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स। तो एनालिसिस से हमें ये पता चला कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या क्या हैं, लिविंग टिश्यू के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है। From a chemistry point of view, one can identify functional groups like aldehyde, ketone, organic compounds, etc. अब ये कह रहे हैं अगर केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से हम चलें तो एक क्या फाइंड करेगा, या जो एक केमिस्ट होगा उसे क्या लगेंगे कि इसके अंदर क्या क्या है, इसके अंदर वो बोलेगा उसके अंदर एल्डिहाइड है, कीटोन है, एरोमेटिक कंपाउंड है एक्सेट्रा। लेकिन अगर हम बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, एक जो बायोलॉजिस्ट होगा वो देखेगा तो वो क्या समझेगा, उनको क्लासीफाई करेगा, किसके अंदर क्लासीफाई करेगा, अमीनो एसिड्स के अंदर, न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर, बेसिस के अंदर, फैटी एसिड्स के अंदर। तो ये एक डिफरेंस बता दिया उन्होंने कि एक केमिस्ट के लिए वो क्या हो सकते हैं, एल्डिहाइड, कीटोन कंपाउंड्स, लेकिन वहीं एक बायोलॉजिस्ट के लिए वो क्या होंगे, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियोटाइड्स, अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड्स एक्सेट्रा। अमीनो एसिड्स क्या है, अब अमीनो एसिड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग एन अमीनो ग्रुप। अब देखो ये यहाँ पे हमें समझा रहे हैं कि व्हाट इज़ अमीनो एसिड, अमीनो एसिड क्या हो सकते हैं। तो हम यहाँ हेडिंग डाल सकते हैं कि किसके बारे में बता रहे हैं, अमीनो एसिड्स के बारे में। Amino acids are the organic compound containing an amino group and an acidic group as a substituent on the same carbon, that is the alpha carbon. Hence they are called alpha amino acid। अब ये कह रहे हैं जो एक कार्बन है जिधर उसके क्या लगा हो, एक तरफ एसिडिक ग्रुप हो और एक तरफ अमाइनो ग्रुप हो, इस कार्बन को कहेंगे हम अल्फा कार्बन, और इसीलिए इन्हें क्या बोलते हैं हम, अल्फा अमाइनो एसिड्स। क्यों, क्योंकि इसके दोनों साइड्स क्या हैं, ग्रुप जुड़े हुए हैं। दे आर सब्स्टिट्यूटेड मीथेन्स, और इन्हें ये क्या भी बोलते हैं, सब्स्टिट्यूटेड मीथेन्स। क्यों कहा गया, क्योंकि देखो जो एक कार्बन है उसे बोलते हैं हम मेथ, और जब हमने पढ़ा अल्फा अमीनो एसिड तो मतलब एक कार्बन, उसके एक तरफ अमीनो ग्रुप और एक तरफ एसिडिक ग्रुप, तो ये क्या बन गया, अल्फा अमीनो एसिड। और इसे सब्स्टिट्यूटेड मीथेन इसलिए कहा गया क्योंकि एक ही कार्बन है और उसी की तरफ दो सब्स्टिट्यूएंट ऐड हो गए हैं, इसलिए कहा गया इसको सब्स्टिट्यूटेड मीथेन। देयर आर 4 substituent groups occupying the 4 वैलेंसी पोजिशन। अब ये कह रहे हैं जो एक मीथेन है, एक कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, ठीक, तो उसमें जो 4 सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स होंगे, एक तरफ क्या आएगा, हाइड्रोजन आएगा, एक तरफ कार्बोक्सिल ग्रुप आएगा, एक तरफ आर कोई वेरिएबल ग्रुप आ जाएगा, और एक तरफ अमाइनो ग्रुप आ जाएगा। तो ये क्या बन गए, ये बनेगा पूरा अमीनो एसिड बनेगा। तो अमीनो एसिड बनाने के लिए जो अल्फ़ा कार्बन से जुड़े हो उसके सब्स्टिट्यूएंट वो बोल जाते हैं अल्फ़ा अमीनो एसिड। सब्स्टिट्यूटेड मीथेन इसलिए कहा गया क्योंकि मेथ मतलब एक कार्बन होता है और इसके आसपास सब्स्टिट्यूएंट आ गए तो बन गया सब्स्टिट्यूटेड मीथेन। अमीनो एसिड जब बनता है तो एक कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, एक तरफ हाइड्रोजन आता है, एक तरफ कार्बोक्सिल ग्रुप आता है, एक तरफ अमीनो ग्रुप आता है और एक तरफ वेरिएबल ग्रुप आता है जिसे हम दिखाते हैं आर से।
बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ आर, जब अब आर के नेचर पे बेस्ड ही हमारे अमीनो एसिड डिसाइड्स होते हैं, कि जो आर वेरिएबल जो है वही डिसाइड करेगा कि कौन सा अमीनो एसिड है, वो एसिडिक है, बेसिक है, क्या नहीं है। तो ये हमें याद रखनी है ये लाइन, बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ आर ग्रुप देयर मैनी अमीनो एसिड। किसके बेसिस पे बहुत सारे अमीनो एसिड्स बने हैं? आर ग्रुप के बेसिस पे। ठीक है, समझ गए। However, those which occur in protein are only of 20 types. हालांकि जो प्रोटीन में हमें मिलते हैं वो सिर्फ कितने टाइप के हैं? एग्जिस्टिंग टाइप सिर्फ ओनली 20 टाइप्स। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, पूछा जाता है हाउ मैनी अकर इन प्रोटीन, कितने अमीनो एसिड प्रोटीन में पाए जाते हैं? तो सिर्फ 20 अमीनो एसिड्स। द आर ग्रुप इन दीज प्रोटीनिशियस अमीनो एसिड शुड बी अ हाइड्रोजन। अब जो आर ग्रुप होता है वो क्या क्या हो सकता है? द आर ग्रुप इन दीज प्रोटीनिशियस अमीनो एसिड कुड बी अ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हो सकता है। तो तब क्या बन जाएगा? उस अमीनो एसिड को कहा जाएगा ग्लाइसीन। अगर मिथाइल ग्रुप लग जाए तो एलेनाइन, हाइड्रोक्सिल मिथाइल बन जाए तो सेराइन, एक्सेट्रा। 3 of 20 आर शोन इन फिगर 9.1। अब फिगर 9.1 में इनका दे रखा है कि कौन कौन सा क्या है। अगर आर ग्रुप में अगर हाइड्रोजन आ जाए, और इसको यहाँ साइड में भी लिख लो, ताकि क्योंकि जब हम पढ़ते हैं ना तो इसमें लाइनिंग है, और जब साइड में लिखा रहता है तो हमारी नज़र एकदम जाएगी। अगर आर ग्रुप में क्या हो? हाइड्रोजन, तो उसे क्या बोलेंगे हम? ग्लाइसीन। अब आर होता है वो आर वेरिएबल होता है। अब आर पे डिपेंड करता है कि आर क्या है। अगर आर हाइड्रोजन है तो बन जाएगा ग्लाइसीन यहाँ पे। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? ये कार्बन, यहाँ पे अमाइनो ग्रुप, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, और यहाँ पे एक और हाइड्रोजन, तो ये बन जाएगा ग्लाइसीन। अगर इसकी जगह मिथाइल आ जाए, मिथाइल ग्रुप आ जाए, देखो यहाँ टेबल में दिया भी होगा, अगर मिथाइल आ जाए तो ये बन जाएगा CH3 मतलब मिथाइल, मिथाइल आ जाएगा तो ये बन जाएगा एलेनाइन। अगर यहाँ पे हाइड्रोक्सी मिथाइल आ जाए, मतलब ये CH2OH, ये क्या हो गया? हाइड्रोक्सी मिथाइल। हाइड्रोक्सी मिथाइल आ गया तो क्या बन जाएगा? सेराइन। तो मैं ये कह रही हूँ, जैसे यहाँ लाइंस में लिखा हुआ है तो कई बार हम पढ़ते नहीं है, ध्यान नहीं देते, तो इसको यहाँ साइड में लिख लो कि आर अगर ये वेरिएबल चीज़ें आएंगी तो वो क्या क्या बन जाएगा। अगर ये क्या है? आर, ठीक। अगर यहाँ पे पहला क्या है? अगर H आ जाए तो क्या बनेगा? ग्लाइसीन। अगर यहाँ पे क्या आ जाए? मिथाइल ग्रुप आ जाए, CH3, तो क्या बन जाएगा? एलेनाइन। अगर यहाँ पे हाइड्रोक्सिल मिथाइल आ जाए, मतलब हाइड्रोक्सी मतलब OH और मिथाइल मतलब CH2, तो ये क्या बन जाएगा? सेराइन। तो ये साइड में लिख लो ताकि ये इम्पोर्टेंट है, तुम्हें याद रहे। और यहाँ पे इसको हाईलाइट भी कर लो, और इनके स्ट्रक्चर वैसे उसमें दिए भी हैं, और एक बार वहाँ चेक भी कर लो, मैंने अभी समझा भी दिए। द केमिकल एंड द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अमीनो एसिड आर एसेंशियली ऑफ द अमाइनो कार्बोक्सिलिन आर द फंक्शनल ग्रुप। अभी कह रहे हैं जितनी भी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं किसकी? अमीनो एसिड्स की, किस पे डिपेंड करेंगी? उसके किन किन चीज़ों पे? उसके पास अमीनो ग्रुप कौन सा है, कार्बोक्सिल कौन सा है, और आर फंक्शनल ग्रुप क्या है, इस पर डिपेंड करती है उसकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़। बेस्ड ऑन नंबर ऑफ अमीनो एंड कार्बोक्सिल ग्रुप दे आर द एसिडिक। अगर अमीनो और कार्बोक्सिलिक के ग्रुप पे ही उनको डिवाइड किया गया है एसिडिक और बेसिक में, अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप ज़्यादा है तो क्या बनेगा? एसिडिक बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड खुद एक एसिड है, अगर वो ज़्यादा होगा तो वो अमीनो एसिड एसिडिक कहलाएगा। अगर अमाइनो ग्रुप ज़्यादा है, अमाइनो क्या है? खुद एक बेसिक नेचर का है, अगर अमाइनो ग्रुप ज़्यादा मिलेगा तो वो बेसिक अमीनो एसिड कहलाएगा। और अगर दोनों इक्वल हैं, इक्वल अमाउंट ऑफ अमाइनो, इक्वल अमाउंट ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप, तो वो बन जाता है न्यूट्रल अमाइनो एसिड। अब उन्होंने एग्जाम्पल दे रखे हैं, तो एसिडिक का एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है? ग्लूटामिक एसिड। बेसिक का एग्जाम्पल दिया है लाइसिन। न्यूट्रल का एग्जाम्पल दिया है वेलाइन। ये एग्जाम्पल सारे इंपॉर्टेंट है, इन्हें मार्क कर लो, अंडरलाइन कर लो, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। सिमिलरली दे आर एरोमेटिक अमीनो एसिड्स। एरोमेटिक अमीनो एसिड्स भी होते हैं, उसके एग्जाम्पल क्या है? देखो, टायरोसिन एंड फिनाइलिन एंड ट्रिप्टोफैन। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि एरोमेटिक अमाइनो एसिड क्या है? टायरोसिन, फिनाइलिन, ट्रिप्टोफैन। एसिडिक कौन सा हो गया? ग्लूटामिक एसिड। बेसिक क्या हो गया? लाइसिन। न्यूट्रल क्या हो गया? वेलाइन।
A particular property of amino acid is the ionizable nature of NH2 and COOH group. Hence in solution of different pH the structure of amino acid changes. अब ये कह रहे हैं जो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है अमीनो एसिड की वो किस पे डिपेंड करेगी, आयनाइजेबल नेचर ऑफ NH2 एंड COOH. मतलब वो क्या दिखाएंगे, एसिडिक दिखाएंगे, बेसिक दिखाएंगे. अभी हमने जो पढ़ा ये केमिकल प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करेगी, अमाउंट ऑफ अमाइनो एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप. हैंस इन सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंट पीएच, इसीलिए जो सॉल्यूशंस होते हैं हमें डिफरेंट डिफरेंट पीएच मिलते हैं वहाँ से. एसिडिक होगा तो पीएच ज़्यादा होगा या कम, पीएच क्या होगा, कम होगा. कैसे कम होगा, एसिडिक है, उसके पास H आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा है. जब H आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा, कार्बोक्सिलिक एसिड ज़्यादा है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होगा, COOH. तो जब ये टूटेगा तो ये H प्लस आयन्स में जाएगा. जब H प्लस आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो वो बन जाता है एसिडिक. और जब इनकी आयन कंसंट्रेशन कम होती है तो बनता है बेसिक. तो हमें ये याद रखना है कि पीएच हाई पीएच मतलब क्या है, वो बेसिक है. न्यूट्रल क्या होता है, 7 होता है ना पीएच वाटर का. तो अगर हम 7 से ऊपर जाते हैं, ग्रेटर देन 17 की तरफ जाएं तो बनता है बेसिक, और लेस देन 7 की तरफ जाएंगे तो बनता है एसिडिक. और इसीलिए क्या होता है, अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाते हैं ड्यू टू डिफरेंट पीएच. अब इन्होंने यहाँ पे दे रखा है, देखो ये अमीनो एसिड है नॉर्मल, ये अमीनो ग्रुप, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप और ये आर वेरिएबल ग्रुप. इधर अमीनो ग्रुप, और ये जब प्लस और माइनस अपने आयनिक फॉर्म में आ जाती है, ये स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है ज्विटर आयन. ये भी इम्पॉर्टेंट है कि ज्विटर आयन का स्ट्रक्चर क्या होता है. तो जिधर अपने वो आयन्स में टूट गया, उधर पॉजिटिव चार्ज है, उधर निगेटिव चार्ज है, तो ये क्या बन गया, ज्विटर आयन. और नीचे लिखा भी है बी इज कॉल्ड ज्विटर आयनिक फॉर्म, उसको अंडरलाइन कर लो. नाउ आगे अब हम पढ़ने जा रहे हैं लिपिड्स क्या है. यहाँ पे हमारा अमीनो एसिड क्या हो गया, ख़त्म हो गया. अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज लिपिड्स. तो यहाँ लिख लो साइड में लिपिड्स, ताकि जब दोबारा पढ़ो तो पता हो कि क्या 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 है. और मुझे ये अगर जो चीज़ वीक है तो उठा के फटाक से उसको रिवाइज कर लो. लिपिड्स आर जनरली वाटर इनसॉल्युबल. लिपिड्स क्या होते हैं, वाटर इनसॉल्युबल, जो पानी में आसानी से नहीं घुलते. दे कुड बी सिंपली फैटी एसिड्स. अब फैटी एसिड्स क्या होते हैं, फैटी एसिड हैज़ अ कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच टू एन आर ग्रुप. अब आर ग्रुप क्या हो सकता है, मिथाइल, इथाइल और हायर नंबर ऑफ CH2 ग्रुप. 1 से 19 तक कार्बन तक कुछ भी हो सकता है. मतलब अगर ये COOH है, ये क्या है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, इस पे क्या होगा, आर ग्रुप अटैच होगा. अब वो आर ग्रुप कुछ भी हो सकता है, या तो मिथाइल हो जाए या इथाइल हो जाए, या उससे भी कोई आगे तक का चला जाए. कौन से कार्बन तक, ये आर ग्रुप कहाँ तक जा सकता है, टिल 1 to 19 कार्बन तक जा सकता है. तो ये भी इम्पॉर्टेंट है लाइन, इसमें आपको पूरा याद ही रखना है इस चैप्टर में, और इस लाइन से ही सबसे क्वेश्चन आते हैं. अब उन्होंने आगे एग्जाम्पल दिया हुआ है, देखो. और यहाँ से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं कि किस में कितने होते हैं, बताओ. फॉर एग्जाम्पल पाल्मिटिक एसिड, उसके पास कितने हैं, 16 कार्बन, इंक्लूडिंग कार्बोक्सिलेंट है 16 कार्बन. अब इम्पोर्टेंट क्या है इसमें, इंक्लूडिंग कार्बोक्सिलिक कार्बन, जो जिस कार्बोक्सिलिक ग्रुप पे जो आर ग्रुप लगा है, इंक्लूडिंग दिस कार्बन, इस कार्बन को इंक्लूड करके 16 कार्बन आते हैं, तो वो कहलाता है पाल्मिटिक एसिड. ये हमें याद रखना है. और लाइन क्वेश्चन में आता है कि एक्सक्लूडिंग कार्बोक्सिलिक ग्रुप, नहीं तो वो गलत हो जाएगा. वो उसने लिखा है इंक्लूडिंग, उसे इंक्लूड करने के बाद ही 16 कार्बन बनते हैं. ऐसे ही किसमें, एराकिडोनिक एसिड, कितने होंगे उसके पास, 20 कार्बन एटम इंक्लूडिंग द कार्बोक्सिलिक कार्बन. फैटी एसिड कुड बी सैचुरेटेड. फैटी एसिड सैचुरेटेड भी हो सकते हैं और अनसैचुरेटेड. सैचुरेटेड का मतलब जिसके पास क्या हो, डबल बॉन्ड ना हो, मतलब सिंगल बॉन्ड वाले. फैटी एसिड कुड बी सैचुरेटेड विदाउट डबल बॉन्ड, और अनसैचुरेटेड विद 1 or more डबल बॉन्ड. मतलब इसमें क्या आ गए, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों आ गए. किसमें, अनसैचुरेटेड वाले में. अनदर सिंपल लिपिड इज ग्लिसरॉल. ये भी इंपॉर्टेंट है लाइन कि एक दूसरा लिपिड क्या है, ग्लिसरॉल, उसका दूसरा नाम क्या है, ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन.
मैनी लिपिड हैव बोथ ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड, बहुत सारे लिपिड्स के पास ग्लिसरॉल और फैटी एसिड दोनों मिलते हैं। हेयर द फैटी एसिड्स आर फाउंड एस्टेरिफाइड विद ग्लिसरॉल, और जो फैटी एसिड्स मिलते हैं यहाँ पे वो क्या होते हैं, एस्टेरिफाइड किए जाते हैं ग्लिसरॉल के साथ। अब वो क्या क्या हो सकता है, मोनोग्लिसराइड, डाईग्लिसराइड, ट्राईग्लिसराइड, कुछ भी हो सकते हैं। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड फैट एंड ऑयल बेस्ड ऑन द मेल्टिंग पॉइंट। अब हम इन्हें फैट और ऑयल किस बेसिस पे कहते हैं, फैट और ऑयल किस बेसिस पे कहेंगे, इनका डिफरेंट डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट होता है। अब जो हम देखते हैं, घी क्या है, फैट है, सर्दियों में जम जाता है। ऑयल क्या है, उसका बॉइलिंग पॉइंट और उसका मेल्टिंग पॉइंट्स अलग है, तो इसलिए वो उसी में रहता है, उसका लोअर मेल्टिंग पॉइंट होता है, तो वो अपनी उसी फॉर्म में रहता है। ऑयल्स हैव लोअर मेल्टिंग पॉइंट। ऑयल का एग्जांपल उसने दिया है गिंगली ऑयल, एंड हेंस रिमेन एज ऑयल इन द विंटर्स। कैन यू आइडेंटिफाई अ फैट फ्रॉम द मार्केट, सम लिपिड हैव अ फॉस्फोरस। अब कुछ लिपिड के पास फॉस्फोरस भी होता है और फॉस्फोरिलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, तो उनको बोलते हैं फॉस्फोलिपिड्स। तो लिपिड्स क्या है, जनरली फैटी एसिड्स है। कैसे फैटी हैं, जो एस्टेरिफाइड किए गए हैं ग्लिसरॉल के साथ। बहुत सारे लिपिड्स में क्या है, ग्लिसरॉल फैटी एसिड दोनों मिलेगा। कुछ के पास क्या मिलेगा, फॉस्फोड भी मिलेगा, जिसमें फॉस्फेट मिल जाएगा वो फॉस्फोलिपिड बन जाएगा। और कहाँ मिलते हैं, वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर मिलते हैं। अब फॉस्फोलिपिड का एग्जाम्पल दिया है इन्होंने, लेसिथिन। Lecithin is one example. Some tissues, especially in the neutral tissue, have lipids with the more complex structure. कुछ टिश्यूज़ होते हैं जिनके पास न्यूरल टिश्यूज़ जो होते हैं हमारे, उनका लिपिड का क्या मिलता है, सबसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर मिलता है। तो यहाँ से भी वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, द मोस्ट कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ लिपिड फाउंड इन विच टिश्यू, कौन से टिश्यू में मिलेगा, तो न्यूरल टिश्यू में मिलेगा। सबसे लास्ट में दिया हुआ है उसे हमने हाईलाइट कर लिया कि कहाँ मिलेगा, न्यूरल टिश्यू में। तो हमने इसमें देखा लिपिड्स क्या होते हैं, जनरली वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। कार्बोक्सिलिक ग्रुप पे आर ग्रुप अटैच होता है, वो आर ग्रुप मिथाइल, इथाइल, कुछ भी हो सकता है। 1 से लेके 16 तक जाएगा, टोटल जा सकता है 1 से लेके 19 तक जो आर ग्रुप है। अब जो एराकिडोनिक एसिड था उसके पास 20 कार्बन थे इंक्लूडिंग कार्बोक्सिलिक, और जो पाल्मिटिक एसिड था उसके पास 16 कार्बन थे इंक्लूडिंग कार्बोक्सिलिक ग्रुप। यहाँ पे खत्म हुआ। फिर हमने देखा कि फैटी एसिड्स कुड भी सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड दोनों हो सकते हैं। सैचुरेटेड मतलब सिंगल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड मतलब डबल और ट्रिपल बॉन्ड। अब हमने एक एग्जाम्पल पढ़ा यहाँ पे लिपिड का, वो था ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल का दूसरा नाम क्या था, ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन। मैनी लिपिड्स के पास ग्लिसरॉल फैटी एसिड दोनों होते हैं। यहाँ पे फैटी एसिड को एस्टेरिफाइड किया जाता है ग्लिसरॉल के साथ। अब यहाँ पे ये देखा, अब वो क्या हो सकते हैं, मोनोग्लिसराइड, डाईग्लिसराइड, ट्राईग्लिसराइड, कुछ भी हो सकते हैं। और इन्हें क्या कहते हैं हम, फैट और ऑयल भी कहते हैं। फैट और ऑयल किस बेसिस पे कहते हैं हम लिपिड्स को, उनके मेल्टिंग पॉइंट के बेसिस पे। जिनका मेल्टिंग पॉइंट कम, वो क्या हुए ऑयल, तभी वो सर्दियों में भी उसी फॉर्म में रहते हैं, जमते नहीं हैं। तो जिनका मेल्टिंग पॉइंट कम, वो क्या है, ऑयल। अब बहुत सारे लिपिड्स ऐसे होते हैं जिनके पास फॉस्फेट ग्रुप आ जाए, जब फॉस्फेट ग्रुप आ जाएगा तो उन्हें फॉस्फोलिपिड बोल देंगे। एक एग्जाम्पल उन्होंने उसका दिया है, फॉस्फोलिपिड का एग्जाम्पल है लेसिथिन। कहाँ पाया जाएगा, मेम्ब्रेन्स में, सेल मेम्ब्रेन्स में। और कुछ टिश्यूज़ ऐसे होते हैं जहाँ पे बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर मिलता है लिपिड का, उन टिश्यूज़ को बोलते हैं न्यूरल टिश्यू। तो आज हम यहीं तक रखते हैं लिपिड्स तक, फिर कल आगे इसमें कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, बाय।